जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज मैं जो है ना न्यूप्लेसिया के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। बीच में मेरा सेशन चल रहा था, मैं बच्चों का सेशन ले रही थी। अभी भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, तो बीच में वहाँ पे मसरूफियात थी। इसके अलावा मैं फार्मा के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही थी, बैक्टीरियोलॉजी के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही थी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि न्यूप्लेसिया के लेक्चर्स भी रिज्यूम कर दें, तो इंशाल्लाह अब से मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ 2-2 3-3 लेक्चर जो है ना वो न्यूप्लेसिया के भी डालूँ। अच्छा बच्चों, हम लोग ब्लॉक 8 पढ़ रहे हैं, पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं। पैथोलॉजी के अंदर आपको पता है कि जनरल पैथोलॉजी के अंदर न्यूप्लेसिया है। स्पेशल पैथो के अंदर हमारे पास कुछ एमएस के डिसऑर्डर्स है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगी। हम लोग रॉबिन्स के चैप्टर नंबर 6 इसको कवर करें, और तबीयत भी मेरी थोड़ी सी ख़राब है। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने ना कैंसर के हॉलमार्क स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे कैंसर के हॉलमार्क स्टडी करवाए थे। पहला हॉलमार्क ये भी हमारा चल रहा है, दैट इज सेल्फ सफिशेंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स। के कैंसर सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सेल्फ सफिशेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ग्रोथ के सिग्नल्स के लिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि म्यूटेशन हमारे पास जो है ना वो 4 लेवल के ऊपर आ रही होती है, ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के लेवल के ऊपर। इसके अलावा सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन जो हमारे पास रास और एबीएल थी उनके ऊपर। न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जैसे कि एमवाईसी था, और सेल साइकिल रेगुलेटर्स जो थे हमारे पास साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, ये हमारे पास ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स है। ठीक है, ये मैं थोड़ा क्लोज करके दिखा देती हूँ। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के लेवल के ऊपर हमने म्यूटेशंस पढ़ ली थी। फिर हम लोगों ने जो है ना वो रास और एबीएल के लेवल के ऊपर पढ़ी थी। उसके बाद हमने जो है ना वो एमवाईसी के लेवल के ऊपर जो है ना वो म्यूटेशन पढ़ी थी। और अब हमने क्या करना है, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस के लेवल के ऊपर म्यूटेशन किस तरह से आती है, वो किस तरह से कैंसर को कंट्रीब्यूट करें, आज हमने वो चीज़ पढ़नी है बच्चों। हम लोगों ने अच्छा, अब हम लोगों ने प्रीवियसली ये बात पढ़ ली थी कि जैसे ही हमारे पास ग्रोथ प्रोमोटिंग सिग्नल्स आते हैं ना, तो वो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो सेल होता है ना वो सेल साइकिल के अंदर पुश कर दिया जाता है। रिजल्ट क्या होता है कि सेलुलर डिवीजन हो जाती है, माइटोसिस हो जाती है, सेल्स की प्रोलिफरेशन हो जाती है। अब जो हमारे पास बच्चे नॉर्मल सेल साइकिल होते हैं ना, यानी कि ये सारे ग्रोथ के सिग्नल्स आए, ठीक है, ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, सिग्नल्स आए सारे, वो साइटोप्लाज्म से ट्रैवल करते करते सारे जो है ना वो यहाँ पे न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स तक गए, और अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट होता है ना वो हमारे पास होता है सेल की ग्रोथ, सेल की डिवीजन। सेल जो है ना वो सेल साइकिल के अंदर चला जाता है जहाँ से वो डिवाइड होता है। तो सेल साइकिल के ना 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज है हमारे पास G1 फेज, देन S फेज, फिर G2 फेज और फिर M फेज। G1 को हम लोग कहते हैं गैप 1 फेज, S को कहते हैं सिंथेसिस फेज, G2 इज गैप 2 और M इज द माइटोसिस फेज। और माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल दो सेल्स के अंदर, दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक G0 फेज भी होता है जो कि हमारे पास क्विजेंट सेल्स के लिए होते हैं, यानी कि जो सेल्स खामोश हो जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं, ग्रोथ के प्रोसेस से रुक जाते हैं, तो वो G0 के अंदर चले जाते हैं। G0 से वापस जो है ना वो G1 के अंदर भी वो आ सकते हैं। जो हमारे पास क्विजेंट सेल्स होते हैं, जो हमारे पास डॉर्मेंट सेल्स होते हैं, वो G0 फेज के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, G1 से हमारे पास होता है S फेज। इस फेज के अंदर जो है ना वो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि हर फेज के अंदर क्या क्या हो रहा होता है, बस इतना याद रखो कि एस फेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ऐसे हमारे पास G2 फेज होता है, G2 फेज से M फेज होता है, और M से वापस जो है ना अगर मतलब जितनी दफ़ा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, जितनी दफ़ा ग्रोथ के सिग्नल्स आएंगे, उतनी दफ़ा ये साइकिल रिपीट होगा। अब मैंने आप लोगों को बताना है साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस क्या होते हैं। बच्चों, साइक्लिन्स हमारे पास जिस तरह साइक्लिक है ना, ये पूरा हमारे पास एक राउंड साइकिल की फॉर्म में है। तो साइक्लिन्स आपने वैसे याद रखने की वो प्रोटीन्स है जो कि सेल साइकिल की प्रोग्रेशन के अंदर हेल्प कर रही हैं, सेल साइकिल को चलाने के अंदर हेल्प कर रही हैं। और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, जैसे नाम से पता चल रहा है कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हमारे पास वो एंजाइम्स हैं या वो प्रोटीन्स हैं जो कि साइक्लिन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। मतलब बेसिकली साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, इन दोनों ने हेल्प करनी होती है सेल साइकिल को की प्रोग्रेशन के अंदर। जैसे ये आप लोगों की बुक की डायग्राम है, ठीक है, मैं क्लोजअप करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये आप लोगों के पास क्या है, G1 फेज है, ये S फेज है, ये G2 फेज है, ये M फेज है। तो ये पूरा सेल साइकिल चल रहा है, और इसके पीछे देखो कि इसको चलाने वाले कौन है, हमारे पास साइक्लिन जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। ये देखो CDK का मतलब है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। ये CDK4 है और उसके ऊपर साइक्लिन D लगा हुआ है। ये CDK6 है, इसके ऊपर साइक्लिन D लगा हुआ है। ये CDK2 है, इसके ऊपर साइक्लिन A लगा हुआ है। ये CDK1 है। अब देखो, ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस और साइक्लिन्स जो है ना ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, और रिजल्टेंटली क्या हो रहा है कि आपका सेल साइकिल भी मूव कर रहा है। सो ये साइक्लिन जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जो होते हैं वो सेल की प्रोलिफरेशन, सेल का साइकिल जो होता है ना उसको मेंटेन करने के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। अब जिस तरह हमारे पास हमने पढ़ा था कि अगर एक चीज़ कोई किसी चीज़ को प्रमोट करी होती है, स्टिमुलेट करी होती है, तो उसको रिवर्स करने के लिए भी एक चीज़ मौजूद होती है। जिस तरह आप गाड़ी के अंदर देखेंगे, जिस तरह एक्सेलरेटर होता है, उसी तरह गाड़ी के अंदर ब्रेक्स भी होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास प्रोलिफरेशन के सिग्नल्स होते हैं, उस तरह हमारे पास एपोप्टोसिस के सिग्नल्स भी होते हैं, ताकि कोई भी चीज़ अनकंट्रोल्ड ना हो जाए।
तो इसी तरह हमारे पास साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस इनहिबिटर्स भी होते हैं, ठीक है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस इनहिबिटर्स भी होते हैं जिन्होंने इनको इनहिबिट करना होता है ताकि बहुत ज़्यादा ये चक्कर लंबा ना चल जाए, जो सेल साइकिल इन्होंने चलाना है वो बहुत ज़्यादा ना ये चलाते रहें, ठीक है। उसकी भी हम बात करते हैं आगे। साइक्लिन का वो कह रहे हैं कि मोर देन 15 साइक्लिन्स हैं जो आइडेंटिफाइड है, साइक्लिन A, B, E और D, उसने 4 आपको बुक के अंदर बताए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है कि G1 से S फेज के अंदर, फिर G2 से M फेज के अंदर सेल साइकिल चल रहा होता है, और साथ में साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, वो प्रोटीन्स होती हैं, वो एंजाइम्स होती हैं जो इस पूरे प्रोसेस को चला रही होती हैं। तो जाहिर है बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा होता है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा होता है, उसकी पूरी सर्वेलेंस होती है। सर्वेलेंस का मतलब है कि उसकी पूरी जांच पड़ताल हो रही होती है, साथ साथ आपकी बॉडी उसको देख रही होती है कि ये काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। आप कह लें कि सुपरवाइज्ड होता है ये। तो हमारे पास सर्वेलेंस के मैकेनिज्म्स होते हैं बॉडी के अंदर जो कि सेंस कर रही होती हैं डीएनए या फिर क्रोमोसोमल चेंजेस, यानी कि आपकी बॉडी सेंस कर रही होती है, देख रही होती है कि इस पूरे प्रोसेस के दरमियान, इस पूरे सेल साइकिल के दौरान जो डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है वो प्रॉपर बन रहा है, उसकी क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं आया हुआ। क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट्स होते हैं, और इसी तरह ये चेक पॉइंट्स क्या करते हैं कि जो हमारे पास सेल्स होते हैं जिनके अंदर किसी किस्म की जेनेटिक इम्परफेक्शन है, यानी कि जिनका डीएनए ठीक से सिंथेसाइज नहीं हो। मैंने आपको बताया कि G1 से S फेज के अंदर जाते हुए S फेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई जेनेटिक इम्परफेक्शन वाला सेल आगे ना चला जाए सेल साइकिल के अंदर, इसीलिए सर्वेलेंस मैकेनिज्म रखे गए हैं। क्योंकि ये जो सेल साइकिल का प्रोसेस होता है, ये जो पूरा साइकिल है, ये वाला साइकिल, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहा होता है, क्योंकि हमें एक साथ बहुत सारे सेल्स की भी तो ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की स्किन डैमेज हो गई है, ठीक है, अब स्किन उसकी डैमेज हो गई है या स्किन कहीं से कट गई है, वहाँ पे न्यू सेल्स ने आना है, तो इसका मतलब है सेल साइकिल का प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन अब जल्दी जल्दी के चक्कर में ख़राब चीज़ ना बने, उसके लिए हमारे पास सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, हमारे पास चेक पॉइंट्स होते हैं। अब इस पूरे सेल साइकिल के अंदर दो जगह पे ना चेक पॉइंट्स है। जिस तरह आपने देखा होगा, ये आप कहीं जाते हैं तो चौकियाँ नहीं बनी हुई होती फौजियों की, या हाँ चौकियाँ ही कहते हैं उसको, तो वहाँ पे ना वो आपकी सर्वेलेंस कर रहे होते हैं कि आप किन मकासद के साथ आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 चौकियाँ पड़ी हुई हैं, 2 चेक पॉइंट्स पड़े हुए हैं। ये देखो, एक यहाँ पे है, ये शायद आप लोगों को क्लियरली नज़र ना आ रहा हो, एक ये वाली है, ठीक है, आपने अपनी बुक के अंदर देखना, और एक ये वाली जो ब्रिज सा बना हुआ, ईंट सी लगी हुई है कह लो, ये G1 से S के दौरान और G2 से M के दौरान। तो ये हमारे पास क्या लगे हुए होते हैं, चेक पॉइंट्स लगे हुए होते हैं। इन चेक पॉइंट्स का काम क्या होता है कि इन्होंने हेल्थ ऑफ द सेल को देखना होता है, इंटेग्रिटी ऑफ डीएनए को इंश्योर करना होता है, और फिर G2 से M फेज के दौरान जो चेक पॉइंट लगा हुआ होता है, इसका काम होता है कि इसने देखना होता है कि डीएनए हैज़ बीन एक्यूरेटली रेप्लिकेटेड बिफोर डिवीजन। ये S फेज के अंदर हो गया ना डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद ऐसे ये G2 फेज के अंदर जाएगा, G2 से M में। तो यहाँ पे जो चेक पॉइंट लगा हुआ होता है, उसने देखना होता है कि S फेज ने अपना काम ठीक से किया या नहीं किया। ये चेक पॉइंट्स हमारे पास क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं डीएनए के डैमेज को, और अगर ये देख लें कि डीएनए डैमेज है तो ये क्या करते हैं, सेल साइकिल की प्रोग्रेशन को डिले कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, G1 से S फेज के अंदर जाते हुए वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब वो S से G2 फेज में गया, G2 से M फेज के अंदर जा रहा था, तो यहाँ पे जो चेक पॉइंट था, यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ था चौकी पे, उसने देखा कि ये तो डीएनए ठीक से नहीं बना। तो फिर उस सेल के साथ क्या होता है कि सेल को मजीद आगे सेल साइकिल के अंदर बढ़ने से रोक दिया जाता है, उसकी प्रोग्रेशन को डिले कर दिया जाता है, और साथ में डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एक गाड़ी जो है ना वो इस पूरे रोड से चल रही है, ड्राइवर ने क्या देखा कि इसका तो इंजन ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं गाड़ी को आगे नहीं लेके जाता, उसकी प्रोग्रेशन वो डिले कर देगा, और साथ में क्या करेगा कि मैं इसको रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारी बॉडी भी क्या करती है कि अगर वो सेंस करती है कि डीएनए डैमेज है, तो वो सेल साइकिल प्रोग्रेशन डिले कर देती है, और साथ में डीएनए की रिपेयर के मैकेनिज्म भी ट्रिगर कर देती है। अगर रिपेयर हो गया तो वेल एंड गुड, इसको आगे भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर रिपेयर फेल हो जाए तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो सेल खुद ब खुद एपोप्टोसिस कर लेगा, यानी कि अपने आप को खुदकुशी कर लेगा, मार लेगा, या फिर वो नॉन रेप्लिकेटिव स्टेट के अंदर एंटर हो जाएगा, सीन सेंस के अंदर एंटर हो जाएगा, यानी कि वो क्विजेंट हो जाएगा, वो डॉर्मेंट हो जाएगा, वो कहेगा कि मैं अब डिवाइड ही नहीं करता खुद को, मैं इस सेल साइकिल वाली रेस के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करता। यानी कि दोनों सूरतों के अंदर सेल को आपकी बॉडी के अंदर नहीं लाया जाएगा, सेल एक तरफ होके बैठ जाएगा, या तो फिर वो सेल मर जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बता रही थी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स के बारे में। साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज वो प्रोटीन्स हैं जिन्होंने सेल साइकिल की प्रोग्रेशन करानी है, और वो प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, उसके लिए हम उसको अपोज करने के लिए हमारे पास होते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के इनहिबिटर्स, जो कि इन्फोर्स कर होते हैं सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स के साथ। आप समझें कि ये चेक पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स का क्या काम है कि इन्होंने किसी एबनॉर्मल सेल को आगे नहीं बढ़ने देना। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर भी यही काम कर रहे होते हैं कि इन्होंने भी देखना होता है कि बहुत ज़्यादा
एग्रेसिवली ये सेल साइकिल का प्रोसेस ना हो, ताकि म्यूटेंट सेल्स ना बने, क्योंकि एक म्यूटेशन हुई तो आपके अंदर कैंसर डेवलप होने का चांस हो सकता है। अब आपकी बुक के अंदर 2 फैमिलीज लिखी हुई हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर की। एक के अंदर 3 प्रोटीन्स हैं और बाकी के अंदर 4 प्रोटीन्स हैं। जो 3 प्रोटीन वाला है वो है P21, P27, P57। ये ना आपकी बुक के अंदर यहाँ पर बने हुए भी हैं, ये जो ऊपर बने हुए ना ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। ये इन एनसाइक्लिन्स के खिलाफ एक्ट करते हैं। तो ये तो जनरल है। बाकी कुछ हमारे पास साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है जो CDK4 यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट K4 और साइक्लिन डिपेंडेंट K6 के खिलाफ एक्ट करते हैं। P15, P16, P18, P19। अब इसका ना आप लोगों को बस कंसेप्ट होना जरूरी है कि साइक्लिन क्या होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस क्या होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स क्या होते हैं। बस ये कि पी वाले नाम जो है ना वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर के, हर चीज़ आपने थॉरली इसमें से याद नहीं करनी। अब जब हमारे पास सेल की ग्रोथ हो रही होती है तो एक तो हमने बात पढ़ी कि सेल साइकिल के नतीजे में क्या होता है, सेल की डिवीजन हो जाती है। अब सेल की डिवीजन ज़ाहिर है, फॉर एग्जांपल जैसे एक घर होता है, हम कहें कि पहले एक बच्चा था तो उसके लिए एक कमरा था, अब 2 बच्चे हो गए तो उनके लिए 2 कमरे हैं। तो कमरे के अंदर सिर्फ दीवारें तो नहीं होती ना बच्चों, कमरे की ज़रूरियात भी तो होती है ना। उसी तरह जब हमारे पास एक सेल से 2 सेल बने हैं तो उन दोनों सेल्स की कुछ ज़रूरियात भी है कि उनके ऑर्गेनेलीज भी उनके अंदर हों, उनके अंदर मेम्ब्रेन्स भी हो, तो उसकी सिंथेसिस भी साथ साथ चल रही होती है। अब ये मैंने आप लोगों को नॉर्मल प्रोसेस बताया है कि साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस G1 से S फेज, G2 से M फेज, ये सारा साइकिल चला रही होती हैं। सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे पास साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर भी है, हमारे पास G1S चेक पॉइंट भी है, G2M चेक पॉइंट भी है, जो कि सारा इंश्योर करते हैं कि हेल्दी सेल आगे जाए। अगर ख़राब सेल आगे होगा तो उसको रेस से ही बाहर कर दिया जाएगा, उसके ट्रिगर किए जाएंगे रिपेयर मैकेनिज्म। अगर रिपेयर भी ना हो सका तो सेल या तो प्रोसेस में चला जाएगा या फिर सीनसेंस में चला जाएगा। अब कैंसर के अंदर हमारे पास क्या होता है बच्चों, जो G1S चेक पॉइंट होता है ना, ये हो जाता है लॉस, ठीक है। G1S चेक पॉइंट हो गया ख़त्म, जिसकी वजह से एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होती है और सेल्स कॉन्टीन्यूसली S फेज के अंदर एंटर होते रहते हैं। वहाँ जहाँ पे चौकी लगी हुई थी वो चौकी टूट गई। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि एक फिनोमेना ये होगा कि G1S चेक पॉइंट लॉस हो गया। दूसरा फिनोमेना ये होता है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन्वॉल्विंग साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 या डी साइक्लिन। जो हमारे पास साइक्लिन्स है ना, या ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 और साइक्लिन्स, इनके अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाती है। बच्चों साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का काम क्या था कि इन्होंने सेल साइकिल को प्रोग्रेस करवाना था, आगे की तरफ लेके जाना था। अब जब इनके अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ गई है, इसका मतलब है ऐसी म्यूटेशन जिसने इनके फंक्शन को बहुत टाइम्स बढ़ा दिया। अब क्या होगा कि ये साइक्लिन बहुत ज़्यादा अपना काम करने लग जाएंगे, तो ओवर एक्सप्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। और अगर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 की एम्पलीफिकेशन हो जाए तो हमारे पास कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं, मेलानोमा, सार्कोमा, ग्लायोब्लास्टोमा। इसके अलावा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर होते हैं वो फंक्शन कर रहा होता है एज अ ट्यूमर सप्रेसर, क्योंकि ये क्या करता है, ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को ज़्यादा एक्ट होने से रोक रहा होता है, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के ऊपर ब्रेक्स लगा रहा होता है। तो कैंसर के अंदर ये क्या होती है, इनके अंदर ये लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाती है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है जिसका नाम है P16, ठीक है। यहाँ पीछे मैंने आपको बताया है, उसको जो जीन बनाती है उसका नाम है CDKN2A जीन। उस जीन के अंदर भी अगर म्यूटेशन आ जाए ना तो ऑफ कोर्स जब जीन ही खराब हो जाएगी तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर जो प्रोटीन है वो भी नहीं बन सकेगा। जब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर नहीं होगा तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को कोई पकड़ नहीं सकेगा, वो सेल साइकिल को आगे ले जाते रहेंगे। तो वो कहते हैं कि फेमिलियल मेलानोमा के अंदर ना ये म्यूटेशन देखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद होनी चाहिए। इसके अलावा लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाती है आरबी के अंदर। आरबी हमने आगे पढ़ना है। आरबी हमारे पास एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है, अगर इसके अंदर म्यूटेशन आ जाए, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाए तो भी हमारे पास G1S चेक पॉइंट डिसेबल हो जाता है। और अगर G1S चेक पॉइंट डिसेबल हो जाए तो हमारे पास कैंसर हो सकता है। तो बच्चों आज के टॉपिक पे हम लोगों ने जो हम फर्स्ट हॉल मार्क पढ़ रहे थे सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल, उनमें साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के बारे में पढ़ा कि किस तरह ये सेल साइकिल को प्रोग्रेस करा रही होती है और कैंसर कैसे डेवलप होता है जब G1S चेक पॉइंट लॉस हो जाता है या फिर हमारे पास गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाती है साइक्लिन्स के अंदर और लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाती है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपना फर्स्ट हॉलमार्क कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो हॉलमार्क है वो इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा और एक बात बच्चों, मैं ये पूरा चैप्टर ही तकरीबन आप लोगों को करवा दूंगी, आप लोगों ने अपने एलओस के मुताबिक करना है, लेकिन यकीन करें कि एलओस के लिए करते करते ही ये सारा चैप्टर एक रिदम के अंदर लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ऑलमोस्ट सारा चैप्टर ही करना पड़ेगा। आज हम लोगों ने ये कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल के बारे में पढ़ा, मैंने ये सारा आपको पढ़ाया, ये डायग्राम एक्सप्लेन किया, ये सारा पढ़ा है और हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है। सॉरी मेरी बुक के पेजेस निकले पड़े हैं। अब हमने इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स पढ़ना है जो कि नेक्स्ट हॉलमार्क है। सो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर किया करो। मैं बहुत मेहनत कर रही होती हूँ, लिटरली अभी मैं पसीने में खड़ी रही हूँ, भीग रही हूँ क्योंकि मैं फ़ैन भी नहीं चला सकती और वीडियो में उसकी आवाज़ आती है। तो बच्चों आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।